ओके, तो ये तो 20 तारीख के बारे में आपसे बातचीत हुई। ठीक है, वो सब जिन दिन यादगार बनता है, इसलिए उस दिन को आप बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे प्रेजेंट, हर हाल में रहेंगे और एक यादगार दिन अपने लाइफ में जोड़ लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ में। क्वेश्चन वोश्चन कुछ करना है, क्वेरी वेरी कुछ भी पूछना है, पिछला उछला जो हो गया था, तो वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक 444 से ही आपको कर रहा था ना, तो एक ही लेके चलते हैं, दोनों साथ ही चल रहा है। ये सब तो हो गया था, रूल्स। ठीक है, रूल्स में कोई दिक्कत, सिंटेक्स में कोई दिक्कत? ठीक। हेडर फाइल ग्लोबल डिक्लेरेशन वॉइड मेन ओपनिंग क्लोजिंग गेट सीएच। गेट सीएच क्यों लगाते हैं लास्ट में? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, पॉज करने के लिए। ठीक है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, पॉज करने के लिए। ठीक है, ओके ओके। तो सबको थोड़ा थोड़ा डील करना होगा, जैसे हेडर फाइल क्या है थोड़ा सा इसको जान लेंगे, उसके बाद फिर आगे के जो प्रोसेस है उस पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ भी मन में है कि पूछना है पूछ लीजिए। हाँ हाँ जी, ऑनलाइन। रूल्स रिपीट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। रूल्स रिपीट सर। ये क्या बोल रहा है सुन? रूल्स रिपीट सर। तरुण कुमार क्या बोल रहे हो? रूल्स रिपीट कर दीजिए। रूल्स आवाज रिपीट सर। आवाज तुम्हारी स्पष्ट नहीं मेरे तक पहुंच रही है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी, जितने लोग कनेक्टेड हैं? यस नो बोले जल्दी। रूल्स रिपीट। ये काम करता है कि केबल खराब हो गया सर। हाँ? ये पोर्ट, लैंड पोर्ट नहीं काम कर रहा है, तो इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है अब हमारे पास। ओके, एनीवे, दूसरा किस पे कनेक्ट किया है तो इस पे कनेक्ट करके चेक कर ले क्या एक बार। नहीं नहीं, छोड़ दिया। आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज मेरी मिल रही है? तरुण, डन सर। डन। आ रहा सर। ठीक ठीक, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आज हम लोग करते हैं हेडर फाइल के बारे में। क्या है हेडर फाइल? इसको फंक्शन लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शंस लाइब्रेरीज। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेडर फाइल is the file that holds numbers of functions ना, सिर्फ नंबर्स क्या करना है? that holds functions। हाँ, हम अपना भी तो बना सकते हैं, तो इसलिए अभी फंक्शन बोलते हैं, अभी फंक्शन बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। तो हेडर फाइल इज द फाइल दैट होल्ड functions useful for our ठीक है, हेडर फाइल
इज ऑल्सो कॉल्ड, कह सकते हैं लाइब्रेरीज, फंक्शन लाइब्रेरीज या लाइब्रेरीज कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरीज ऑफ फंक्शंस, है ना। लाइब्रेरी किसका, ऑफ फंक्शन, ठीक है। द हेडर फाइल having extension has extension क्या, डॉट, having extension dot, ठीक है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच, ओके। C language provides its ready-made or predefined, ready-made या ready-made or predefined फंक्शन थ्रू किसके द्वारा, हेडर फाइल के द्वारा। और भाई सी में जितना भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे वो तो लाइब्रेरी में डाल के नहीं ना आपको भेजेगा, तो जाहिर बात है कि उसके इसके द्वारा आपको भेजेगा, हेडर फाइल्स के द्वारा, ठीक है, ओके। अब एक हेडर फाइल तो होगा नहीं, क्योंकि हर फंक्शन के रोल एक जैसे नहीं होते, फंक्शन अलग अलग रोल का होता है ना। क्या प्रोग्राम एक ही मोटो के लिए करते हैं, प्रोग्राम में बहुत सारा काम होता है सर, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, कभी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, कभी स्ट्रिंग बेस्ड ऑपरेशन होता है, कभी कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन होता है, कभी मेमोरी से रिलेटेड काम करना पड़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, ठीक है। अब पूरा दिन भर में एक ही काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं ना। वैसे ही जो फंक्शंस आपको दिया जा रहा है सी के द्वारा, वो कह रहा है कि अलग अलग कामों में उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, आप ही करेंगे लेकिन अलग अलग काम में, इनपुट के लिए अलग है, आउटपुट के लिए। तो कहता है फिर तो हेडर फाइल एक कैसे कर देंगे, अगर एक कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, पर उसमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। और जितने भी फंक्शंस बने हैं, ठीक है, वो अपने वर्क के अनुसार ऑलरेडी कैटेगराइज्ड हैं। क्या है, कैटेगराइज्ड हैं कि भाई इतने फंक्शंस मैथ से रिलेटेड है, इतने फंक्शंस स्ट्रिंग से रिलेटेड है, इतने फंक्शन मेमोरी से रिलेटेड है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, इतने फंक्शन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, ओके। तो कहता है कि अगर फंक्शन के रूल पहले से ही कैटेगराइज्ड है तो एक हेडर फाइल में डालने की क्या जरूरत है, कैटेगराइज करके हेडर फाइल दे देते हैं ताकि यूजर को भी क्या हो, सहूलियत हो, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर हेडर फाइल एक कर देंगे और यूज एक दो करेंगे, परंतु प्रोग्राम में जो बोझ होगा, जो लोड होगा, वो तो सबका लेके बढ़ जाएगा आगे। अगर कैटेगरी वाइज रखेंगे तो जिन जिन कैटेगरीज के फंक्शन यूज कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का वेट जाएगा प्रोग्राम पे, बाकी का वेट नहीं जाएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ वो दिमाग में पल्ले पड़ रहा है नहीं। मान लीजिए कि आप फल खाते हैं, ठीक है, अब आप एक पेटी में, ठीक है, नारंगी भी डालनी है, सेव भी डालनी है, केला भी डालनी है, ठीक है, जामुन भी डालनी है, सब डालनी है। और खाना किसी एक को है, ठीक है, खाना कुछ एक, मान लीजिए आपको केला खाने का मन है, तो ढो तो सबको रहे हैं, ठीक है। अब आपको पहले से कैटेगराइज आपने कर लिया कि मेरा जो वर्क है वो केला खाने और नारंगी खाने से रिलेटेड, ठीक है। अब सबको ढो रहा है, मतलब अगर आप केला को अलग लेके चलते, नारंगी को अलग लेके चलते, ठीक है, तो जिसकी जरूरत होती वो इस्तेमाल में होता, जिसकी जरूरत ना होती वो इस्तेमाल में ना होता।
ठीक है, ओके। तो वैसे ही ये क्या किया है कि जितने भी रेडीमेड फंक्शंस हैं सी में, ठीक है, उनके वर्क के अनुसार, वर्क के कैटेगरी के अनुसार सी ने अलग अलग हेडर फाइल बना के उस हेडर फाइल के थ्रू वो प्री डिफाइंड फंक्शन आप तक पहुंचा दिया। ये लाइन स्पष्ट हो गया? क्या कर रहा है सी कि जितने अपने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके ऑपरेशन, उनके वर्क के अनुसार, उनको उनके कैटेगरी के अनुसार अलग अलग हेडर फाइल के थ्रू आप तक पहुंचा दिया है। एवरीबॉडी ठीक है, ओके। तो क्या कैटेगरी है? तो कहता है कि कोई भी हेडर फाइल होगा तो उसका एक्सटेंशन तो डॉट क्या होगा, एच होगा। तो एक हेडर फाइल आपको मिलेगा इसमें जिसको हम लोग कहते हैं stdio.h। क्या कहते हैं? std का मतलब स्टैंडर्ड, आयो का मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, नॉर्मली जो भी हेडर फाइल लिखते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। इसको एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर ब्रैकेट। सामान्यतः, ठीक है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पर सामान्यतः किसी भी हेडर फाइल को कैसे लिखा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? वैसे तो आप लेस देन ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्वाइंटली इट इज नोन एज एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर? ओके। अब stdio है, ठीक है, तो इसमें कहता है कि जितने भी फंक्शंस डिफाइंड हैं वो सब किससे रिलेटेड होंगे? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। इनपुट आउटपुट भी किस तरह का? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? कीबोर्ड, मॉनिटर। स्टैंडर्ड इनपुट क्या हो गया? कीबोर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या हो गया? मॉनिटर। समझ गए? प्रिंटर नहीं, स्कैनर नहीं, वो स्टैंडर्ड में नहीं आता। क्लियर? इसमें जो भी फंक्शंस होंगे वो ऐसे फंक्शंस होंगे जो इनपुट के लिए हैं कीबोर्ड के थ्रू और जो आउटपुट के लिए है। क्लियर? ओके। एक आपको बहुत सारे हेडर फाइल हैं, हम कुछ की चर्चा यहां पे कर रहे हैं। एक आपका होता है कोनियो, कोनियो.h। कौन मतलब कंसोल। कौन का मतलब? कंसोल का मतलब? बोलिए। स्क्रीन। जरूरी है कि इनपुट हम कीबोर्ड से करेंगे, स्क्रीन से इनपुट नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम कंसोल को इनपुट और आउटपुट का सहारा बना ले तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो सब किसमें डिफाइंड होंगे? Conio.h। क्लियर? उसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और इसमें कोनियो बेस्ड इनपुट आउटपुट है, कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट। इसमें आप क्या लिखिएगा? कंसोल का मतलब क्लियर कर दिए हैं? ठीक है, उसी तरीके से आपको एक फंक्शन मिलेगा math.h। जैसे मैथ मॉड्यूल आप पाइथन में यूज करते थे ना, इंपोर्ट मैथ, सेम math.h। इसमें किस तरह का फंक्शन है? ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, अब जैसे आपको मिलेगा पाव फंक्शन, वो इसी में होगा। हाँ, SQ, हाँ SQRT। ठीक है, साइन कॉस टेन, ठीक है ना, साइन कॉस लॉग, ये सब आपको इसमें मिलेगा।
स्टैंडर्ड इनपुट आउट में हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ, इसको पढ़ेंगे। ऐसा बहुत सारा और भी आता है, पुट्स गेट्स, ये सब भी इसी में आता है। प्रिंटफ क्या, स्कैनफ, डॉट डॉट डॉट। कंसोल बेस्ड में आपका बहुत सारा मिलेगा, पुट सी एच, गेट सी एच, ये सब जो पढ़े हैं। ठीक, आगे और चर्चा करते चलेंगे, जिसको बताएंगे वो सब लिखते भी चलेंगे। ठीक है, मैथ। इसके बाद एक आपको हेडर फाइल मिल जाएगा। ये इसलिए भी 4-5 लिख दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन हेडर फाइल पूछता है नोट्स लिखने के लिए, ठीक है, तो आपके पास मटेरियल हो कि आप क्वेश्चन का सही जवाब दे सकें। ठीक है, तो अगर हेडर फाइल के बारे में पूछे तो 4-5 डिफाइन करके बता सकते हैं। एक होता है स्ट्रिंग डॉट एच, क्या होता है, तो इसमें किस तरह के फंक्शन होंगे, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन बेस्ड फंक्शंस, है ना, या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और अगर मैनिपुलेशन बोलने में दिक्कत हो तो ऑपरेशन बोलिए। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा मिलेगा हमको, str लेन मिलेगा, str cpy मिलेगा, सब आगे हम लोग को पढ़ना है। str cpy मिलेगा, ठीक है, str cat मिलेगा, डॉट डॉट। ओके, एक हेडर फाइल है malloc डॉट एच, क्या है, malloc डॉट एच, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, फंक्शंस रिलेटेड विथ रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। कब, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग मैलॉक ओवरलॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मैलॉक फंक्शन मिलेगा, फ्री फंक्शन मिलेगा, कैलॉक फंक्शन मिलेगा, बहुत सारे मिलेगा। ठीक है, क्लियर। एक हेडर फाइल आपको मिलेगा stdlib, क्या, लिब का मतलब लाइब्रेरी, एब्सोल्युटली राइट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इससे इसको मिसलेनियस फाइल भी कहा जाता है। लाइब्रेरी क्यों बनाते हैं, जहाँ पे सब चीज रखा जाके, हर तरह की किताबें रखी जा सके। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यहाँ कहने का मतलब है कि जिन किताब को कैटेगरी वाइज हेडर फाइल में रख दिया गया वो तो है ही, कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जो अलग अलग ऑपरेशन से रिलेटेड होते हुए भी वो कंबाइंडली एक जगह हेडर फाइल में, क्योंकि वो हो सकता है बाद में इजाद किए गए, तो उनको किस में डाल दिया गया है, stdlib में। कुछ दूसरे हेडर फाइल में भी है और उनको इसमें भी रख दिया गया, ठीक है। मतलब इन्वेंटर को लगा होगा कि अलग अलग हेडर फाइल में डाले हैं ना, कुछ उनमें के ऐसे फंक्शंस हैं ना जो हर जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है, हर किसी की जरूरत, तो उसको जो जो लगा ना वो इसमें डालते चला गया, और जो भी नया आया वो भी इसमें डाल दिया। ठीक है, जैसे malloc डॉट एच में जो malloc है और फ्री फंक्शन है ना, वो malloc डॉट एच में तो है ही, साथ साथ वो किसमें है, stdlib में है, ठीक है। लेकिन stdlib में malloc फ्री के अलावे भी कुछ है, तो अगर हमको ये भी यूज करना है वो भी यूज करना है, तो दो हेडर फाइल यूज करने से अच्छा है एक ही यूज कर लेंगे। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इट होल्ड्स मिसलेनियस फंक्शंस, इट होल्ड्स क्या,
मिस MIS ना MISC ठीक, डबल L मिसेलेनियस ना मिसेलेनियस NI Sir, MISE double L ई के बाद देखो A ई के बाद देखो मिसलेनियस E नहीं होगा ना, E होगा सर C के बाद C के बाद E डबल L ANEOUS तो ठीक तो लिख रहे थे, आई कटवा दिया। ठीक है, तो इट होल्ड्स मिसलेनियस फंक्शंस। ओके, इसमें आपका वो भी आ जाएगा, मैलॉक भी आ जाएगा, ठीक है, फ्री भी आ जाएगा। ओके, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, डॉट डॉट कर दीजिएगा। तो ये 4 5 6 के बारे में हमने लिख दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। window.h अगर आपका C वो वर्जन पे डिपेंड करता है, नहीं है तो हेडर फाइल इंपोर्ट भी करना पड़ता है इसका। तो अगर आपके वर्जन में अगर टर्बो 3.5 यूज कर रहे हैं और window.h सपोर्ट कर रहा है, तो आप window.h का इस्तेमाल करके कुछ भी विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब विंडो जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं? विंडो, ताकि हम विंडो प्रोग्रामिंग के कामों को कर सकें। विंडो प्रोग्रामिंग ये नहीं है, तो पहले तो विंडो जनरेट करना है, ठीक है। तो window.h से आप एक विंडो बनाएंगे, window.h से आप बटन बना सकते हैं, window.h से आप चेक बॉक्स बना सकते हैं, window.h से आप ऑप्शन बटन बना सकते हैं। मैं जितना बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। window.h से हम स्क्रीन डिजाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका वर्जन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। डेव वो करता होगा, डेव या बाकी जो विंडो बेस्ड आप कर रहे हैं वो सब window.h देता होगा। टर्बो में ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं 3.1, मैंने भी चेक नहीं किया है, ठीक है। ये आपको करना होगा, नहीं होगा तो इस हेडर फाइल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तभी जाके आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो एकदम फिक्स्ड नहीं है उसको हमने अभी एलिमिनेट किया है, बाकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसमें वहां पे डिस्कस हो जाएगा। तो अगर आए तो इन सब कुछ हेडर फाइल्स के बारे में आप लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब हमको प्रोग्राम बनाना है तो इन्हीं हेडर फाइल्स को कुछ ना कुछ लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। हेडर फाइल लिखेंगे कैसे हम सी में, ठीक है, ये देखना होगा पहले, हाउ टू राइट हेडर फाइल। किसमें? तो आपको बताया था कि पहला पोजीशन किसका होता है? हेडर फाइल का है, तो जाहिर बात है पहला पोजीशन पे जाएगा। लिखेंगे कैसे? पता है कि आप इसको लिखिएगा हैश इंक्लूड, और यहाँ पे आपका जो भी हेडर फाइल होगा उसके साथ उसका एक्सटेंशन क्या लगा के, बस ना भी लगाइएगा तो वैलिड हो जाता है। .h ना भी दीजिएगा तो भी वैलिड करता है, ठीक है। जैसे डेव वगैरह में कर लेता है, अब std लिख के .h मत दीजिए। टर्बो में देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि डॉस बेस्ड है। ओके, एक्चुअल प्रोसेस .h लगा के ही है, लेकिन मैंने बोला ना कहीं कहीं पे .h दिए बिना भी वैलिड हो जाता है, ठीक। दूसरा चीज है कि ओरिजिनल जो है वो टर्बो को ही मानिएगा। कभी कभी क्या होगा, कुछ कंसेप्चुअली भी है
डेओ या वीएस कोड में आप कीजिएगा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आज ही हम पढ़ा रहे थे, फंक्शन का एक था, उसमें पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट था। तो टर्बो सपोर्ट करता है और विंडो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो भाई उनका पूछने का है कि क्या है, क्यों नहीं किया। हमने जवाब दिया कि टर्बो बोरलैंड कॉर्पोरेशन ने बनाया किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ सी के लिए। तो इसका मतलब उसकी पूरी इरादा सी के फीचर्स पे रहा 100%। हमने कहा वीएस कोड डेव सी किसके लिए बना, ठीक है, तो कहा कि वीएस कोड तो बहुत सारे लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि जब वो नए चीजों के लिए बना रहा हो, सी भी सपोर्ट कर रहा हो, तो सी के कुछ ऐसे फीचर्स हो उनको वो डायरेक्टली सपोर्ट ना करता हो। ठीक है, तो हमने उनको बताया, रन भी करा दिया। रन कराने के बाद बताया कि अगर कोई चीज वहां ना रन करे, आपको बता दे रहे हैं और आप वीएस कोड में लिख रहे हैं या फिर आप डेव में लिख रहे हैं, रन नहीं कर रहा है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई आप किसमें कर लेंगे, टर्बो में। हम ये नहीं कहें किसी को कि आप वीएस कोड यूज करना छोड़ दें, ठीक है, लेकिन अगर वहां नहीं हो तो क्रॉस वेरीफाई किस पे कर लीजिए, टर्बो पे। टर्बो इसका एक तरह से ओरिजिनल लुक जैसा सी आपको लेके आता है, ओरिजिनल स्टेटस में लेके आता है। पॉइंट क्लियर? टर्बो भी सी का नहीं है, टर्बो भी एक्चुअली देखा जाए तो सी का नहीं है, लेकिन जिस कंपनी ने इसको बनाया वो बेसिकली किसके लिए बनाया, सिर्फ सी के लिए। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो हैश इंक्लूड हेडर फाइल डॉट एच लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर या प्री कंपाइलर। ये क्या मतलब होता है सर? कंपाइलर हमारा सी कंपाइलर है, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, ये तो जानते हैं, तो इसमें प्री कंपाइलर टर्म क्यों ले आए? तो क्या सी कंपाइलर इसको नहीं करेगा? बताएगा हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। सी कंपाइलर तो मेरे प्रोग्राम को करेगा, मतलब मेन को करेगा, प्रोग्राम को मतलब मेन, क्योंकि उसको मेन का पता है। ठीक है, मेन में जाएगा, जो जो कुछ मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। ओके, और सी को लिखा गया है किसमें, असेंबली कोड में, लो लेवल कोड में। ठीक है, तो मेन आपके लिए ना मेन है, उसके लिए तो वो लो लेवल खोज रहा होगा। अब आपने लिखा है प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ का लो लेवल चाहिए ना उसका। आपने लिखा है स्कैन एफ, उसका क्या चाहिए उसको, लो लेवल या उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो कहाँ है, हेडर फाइल में है। ठीक है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब सी मेन को आए एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके पहले उसमें प्रिंटफ जहां जहां लिखे हैं वहां पे उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ले आके वहां पे डाल दे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात क्या? जैसे ये हेडर फाइल है, इसके पास प्रिंटफ है, स्कैनफ है, मतलब क्या हुआ, प्रिंटफ का स्टेटमेंट्स है डिफाइन, स्कैनफ का भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, किसके पास, इस हेडर फाइल के पास। तो प्रिंटफ अपना वर्क कब परफॉर्म करेगा, जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा, जो कि अभी किस में है, हेडर। हमने अपने प्रोग्राम में मेन में प्रिंटफ यूज किया, तो हमारा कंपाइलर तो मेन यूज करने आएगा और मेन में उसको मिल क्या जाएगा, प्रिंटफ। वो कहेगा हम प्रिंटफ को हम थोड़ी समझते हैं, हम तो प्रिंटफ के स्टेटमेंट्स को समझते हैं। अरे वो मिलेगा उसको ना एग्जीक्यूट करेंगे तो काम होगा प्रिंटफ का, वो स्टेटमेंट तो कहाँ लिखा हुआ है। तो कंपाइलर को मेन में आने के पहले तो किसी को होना चाहिए ना जो वहां से उठा के इसमें क्या कर दे, जहां प्रिंटफ लिखे हैं वहां पे उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पेस्ट कर दे। ठीक है, ये काम करने वाला कौन होता है, प्री प्रोसेसर प्री कंपाइलर। ओके, हमारे प्रोग्राम के कंपाइल होने के पहले ही, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जितने भी यूज किए गए फंक्शंस हैं उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करके आपके प्रोग्राम फाइल के साथ ऐड कर देता है। ठीक है, क्लियर? अब हम प्रोग्राम बनाते हैं 2 लाइन का, लेकिन दिखाता है 100 कुछ लाइन। ठीक है, एक्चुअली हेड ये किसी आप हेडर, ये प्रिंटफ आप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ प्रिंटफ का थोड़ी करेगा, प्रिंटफ का तो कर ही रहा है, लेकिन बाकी का भी तो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसका आप इस्तेमाल
नहीं कर रहे हैं, तो इन सबको वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो लिखिएगा प्रोग्राम 2 लाइन का, कंपाइल्ड लाइन दिखाएगा 100 कुछ लाइन, तो घबराना नहीं है। वो सारे लाइंस कहाँ के हैं, हेडर फाइल। एनी डाउट? ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, प्री प्रोसेसर प्री कंपाइलर के बारे में? It compiles the line of code ठीक है, it compiles the lines of codes related with किससे, related with function from header file to header file to point clear? ठीक है, it compiles the lines of code related with functions from header file to program file before compiling our program. Before compiling our program from C compiler, by C compiler। यानी सी कंपाइलर के हमारे प्रोग्राम के कंपाइल होने के पहले ही ये अपना काम कर देता है, तब मेरा सी जो है मेरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंटफ की जगह पे उसका सेट ऑफ कोड मिल गया है, स्कैनफ की जगह पे उसका सेट ऑफ कोड उसको मिल गया है। रन प्रिंटफ थोड़ी करता है, रन तो उसका सेट ऑफ कोड्स करता है। वो तो आपके सहूलियत के लिए दिया गया है कि भैया हाई लेवल है तो आप प्रिंटफ लिखिए, कुछ भी डिस्प्ले कराना है प्रिंटफ लिखिए, लेकिन हकीकत में प्रिंटफ रन नहीं कर रहा है, रन तो उसका लिखा गया 10 लाइन का कोड कर रहा है। समझ में आ रही बात, जो हेडर फाइल में। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये आगे और भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे मैक्रो वगैरह भी पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड और भी बहुत तरह के हेडर फाइल्स मिलेंगे हमको, प्री प्रोसेसर्स मिलेंगे। इसको प्री प्रोसेसर प्री कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्टिव्स। ठीक है, ओके। इसमें कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं है? ठीक है, नहीं है, पक्का? चलिए, तो हेडर फाइल का काम हो गया। ग्लोबल के बारे में आगे चर्चा मिलती रहेगी, ऑलरेडी समझा दिए हैं। वॉइड मेन के बारे में आपको पता हो गया है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्लॉक होता है, ये सब भी बता दिए हैं। गेट्स ये सब में लगाना है, यानी अब धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। टर्बो के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता दिए, दिखा भी दिए थे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी VS कोड में आप करना चाहें, कहीं बेसिक प्रोग्रामिंग कहीं पे भी रन करा सकते हैं। हाँ, कुछ अगर एक्स्ट्रा एडिटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई सी के प्रोग्राम में अगर रन करने में दिक्कत हो रहा है, तो क्रॉस वेरीफाई पहले कर लेंगे आप उसको, किसके साथ, टर्बो के साथ। ठीक है, पहले ही नहीं घबरा जाएंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। हो सकता है वहां ना रन कर रहा हो, कोई वजह है, और टर्बो में रन कर जा रहा हो। ठीक है, वैसे उसके बाद आप गूगल में वजह भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, तो कोई ना कोई वजह मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम आपको जो भी बताएंगे अब से सब टर्बो पे बताएंगे। किस पे, टर्बो पे। अब रेयरली कभी डेव यूज कर ले, VS कोड यूज कर ले, तो वो अलग बात है। शुरू से आखिरी तक, ठीक है, जो भी हम एडिटर यूज करेंगे वो कौन होगा, टर्बो। ये मेरा है, ठीक है, ये मैंने अपना बताया, बाकी आप कहीं यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को किसी भी काम को करने से पहले इनपुट आउटपुट का जानना जरूरी होता है।
क्योंकि आउटपुट इनपुट नहीं जानेंगे तो कोई आगे का काम बढ़ेगा कैसे? नहीं, डाटा आएगा नहीं, डाटा डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, तो बीच में ऑपरेशन कैसे होगा, ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे प्रमुख है पहले क्या सीखना, इनपुट और आउटपुट सीखना। क्लियर? और हमारा जो इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो सब किस हेडर फाइल में मिलेगा? ठीक, यहाँ पे हम इसको घेर रहे हैं ऐसे, और यहां से हम शुरू कर रहे हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। क्या? इनपुट आउटपुट फंक्शन। पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट और अमूमन ये डिफाइन है किसमें? ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में फंक्शन जो मिलेंगे वो ऑलरेडी दो कैटेगरीज में बटे होते हैं। कितने कैटेगरीज में? ठीक है, क्या है दो कैटेगरीज? तो एक को कहते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। क्या कहते हैं? फॉर्मेटेड समझ में आ रहा है ना जी, कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस यस बोलता है, पूरा बात भी ना बोलता है। ठीक है, कुछ चीज को हल्का कर सकते हैं और कुछ चीज को चाह के भी हम बहुत हल्का नहीं कर सकते हैं। बताया था ना पिछला क्लास में। मतलब मान लीजिए कि 3 तल्ला चढ़ना है तो इसको हल्का बना देंगे, लिफ्ट लगा दिए। हिमालय पर चढ़ना है तो लिफ्ट लगाएंगे। ठीक है, मतलब आसान कुछ कर सकते हैं। हिमालय पे चढ़ना है तो कुछ कुछ कहीं कहीं पहाड़ पे काट काट के कुछ पैर रखने वाला जगह बना दे, इस टाइप के कर ले। कहीं मोटा मोटा रोड़ा है तो वहां पर मिट्टी उट्टी कहीं से ला के डाल, ये सब कर सकते हैं। लिफ्ट थोड़ी लगा देंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए एकदम वैसे भी आप अपने एटमॉस्फेयर को उस लेवल में मत लेके चलिएगा। ये सब चीज एकदम बउआ जैसा हो जाएगा तो मैं समझूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना होगा। ठीक, तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड का मतलब एडिटेड। थोड़ा और डिफाइन कीजिए। कस्टमाइज और डिफाइन कीजिए। कस्टमाइज मीन्स मतलब एक कंप्यूटर के रिलेटेड में क्या कस्टमाइजेशन? तो समझाइए। जैसे कस्टमाइजेशन इज नथिंग बट ये पेन टैब है, मैं इसको यहाँ रखूं, इसको यहाँ रखूं, इसको यहाँ रखूं। ठीक है, दिस इज कस्टमाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ रख दूं, दिस इज ऑल्सो कस्टमाइजेशन। ये तो मैनुअली हम आपको समझा दिए। उसमें इस कंप्यूटर को लेके आप क्या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फॉर्मेट समझाएंगे, कस्टमाइजेशन समझाएंगे। मतलब कि स्क्रीन में किसी खास स्पेस, किसी खास जगह, ठीक है, पे हम किसी चीज को आउटपुट या इनपुट दे। कस्टमाइजेशन का मतलब यही ना हुआ कि स्क्रीन के किसी खास प्लेस को यूज करके, ठीक है, हम वैल्यू को इनपुट करें या वैल्यू को आउटपुट दें। दैट इज द मीनिंग ऑफ, जिसमें न्यू लाइन का कंसेप्ट हो। जब चाहे नया लाइन स्क्रीन पे बने, ना चाहे ना बने, जब चाहे टैब स्पेस बने, ना चाहे ना बने, दो मैसेज के बीच में, दो इंफॉर्मेशन के बीच में एक सर्टेन गैप डिफाइन हो सके। नहीं, पहला रोल है, दूसरा नेम है, हम चाहते हैं 20 कैरेक्टर का 20 स्पेस का गैप होना चाहिए।
ये फैसिलिटी मिले, दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन। कितना डेसिमल रखना है नहीं रखना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। एवरीबॉडी ओके। तो उसका वर्ड सही था, लेकिन हम उससे डिटेल पूछ रहे थे। तो जिसमें कस्टमाइजेशन मिले, ठीक है, जिसमें हम स्क्रीन को यूज करके, स्क्रीन पे स्पेसेस को यूज करके, न्यू लाइन को यूज करके, टैब स्पेस को यूज करके, ठीक है, जहां पे हम वैल्यू को इनपुट आउटपुट करें, ऐसा कोई भी फंक्शंस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, क्लियर? और दूसरा एक आता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। क्या आता है? अनफॉर्मेटेड। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, मैंने stdio लिख दिया है क्योंकि मेरा बेसिक अभी स्टार्टिंग पर्पस ये है। अनफॉर्मेटेड में आपका कूनियो में भी जो फंक्शंस है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अनफॉर्मेटेड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अनफॉर्मेटेड का मतलब ये है कि जिनके फॉर्मेट पहले से फिक्स्ड हो। अरे अनफॉर्मेटेड मतलब हम वैसे फंक्शन के साथ कोई स्क्रीन कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बस वो जो है जिसके लिए है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम कोई अनफॉर्मेटेड फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो दो इंफॉर्मेशन के बीच में 20 स्पेस नहीं बना रहा है तो नहीं बनाएगा, हम चाह के भी उससे नहीं बना सकते। एवरीबॉडी ठीक है। अब दोनों दिया गया है कि कस्टमाइजेशन हर जगह रिक्वायर्ड हो जरूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ काम ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, शुरू में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट शुरू में मांग रहा है स्क्रीन के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर वैल्यू अपने आप लाइन चेंज होके आ रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। तो फिर जब कस्टमाइजेशन पे ध्यान नहीं देना है तो बहुत लोग क्या कर लेता है? अनफॉर्मेटेड चूज कर लेता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटेड से लिखने में थोड़ा सा क्या होता है? सिंपल होता है। क्या होता है? जाहिर बात है, फॉर्मेटेड कीजिएगा तो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें बढ़ानी होगी, और अनफॉर्मेटेड हो रहा है कि कस्टमाइजेशन की बात ही नहीं होगी, सब चीज प्री डिफाइंड है। तो फिर तो सिर्फ काम की बात करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू देना है तो वेरिएबल दे दीजिए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं देना है उसको। ठीक है, तो अगर हमको कस्टमाइजेशन नहीं करना है तो अनफॉर्मेटेड अपनाएंगे, कस्टमाइजेशन करना है तो फॉर्मेटेड अपनाएंगे, और किसी एक को छोड़ के एक को ऑप्ट कर ले ऐसा भी नहीं हो सकता है, हमको दोनों जानना होगा। क्योंकि हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, कहीं पे कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे ना भी पड़े, दोनों चाहिए ना हमको। क्लियर? ठीक है, तो टाइम हो गया क्या? हो गया। तो आज की सेवा फिर आते हैं, यहीं से आगे बढ़ा लेंगे। अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ एंटर कर चुके हैं।